क्लास आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास में आज हम लोग ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप एवरीथिंग इज फाइन। कोई आवाज में कोई इशू नहीं है, आवाज में या साउंड में या वीडियो में। आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। यस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, हम लोग जिस चैप्टर को इस समय पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वह एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। यह जो टॉपिक मॉडर्न इंडिया का जहां से हम शुरू कर रहे हैं, इस टॉपिक से इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है। और अक्सर आप कोई भी एग्जाम का सवाल देखें, आप पाएंगे इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने कल जहां से किया था उससे आगे करने की कोशिश करते हैं। हमने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ इंडिया 1850 से हमने कल हैंडल की थी। नाउ हम लोग जहां पर रुक गए थे वहां पर था जो पॉलिसी है, जो वेरियस जो पॉलिसीज है इंडिया की, हम उस पर थे कि हम जो अपने पास लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बाद जो एक वी स्टार्ट फ्रॉम हियर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, हम लोगों ने कल यही क्लास छोड़ा था, यहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो क्या थी। तो व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो इसका जो पहला ही सवाल है कि यह लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आई क्यों। Why Britishers wanted to have a land revenue policy? The first question which we need to understand and address here कि जो एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है वह एग्जिस्टेंस में आने का कारण क्या था। बहुत सिंपल सा इशू है कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एग्जिस्टेंस में क्यों आई। उसका मेन रीजन क्या था। मेन रीजन यह था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त हो। जो ब्रिटिश की रिक्वायरमेंट थी पैसे को लेकर, वह रिक्वायरमेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की उनको लेके गई। तो अगर हम पहले ही चीज को एड्रेस करने की कोशिश करें, व्हाई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी केम टू एग्जिस्टेंस बाय कंपनी। अब कंपनी को पैसा चाहिए था, कंपनी नीडेड द रेवेन्यू। व्हाई कंपनी वाज इंटरेस्टेड टू हैव रेवेन्यू। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला सवाल क्या है। अगर हम इस सवाल को बड़े इंसेप्शन से स्टार्ट करें कि व्हाई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी केम टू इन एग्जिस्टेंस बाय कंपनी। द फर्स्ट इशू दैट दे नीड रेवेन्यू। व्हाई दे नीड रेवेन्यू, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर योर क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स स्टार्टेड कि वह क्यों चाहते थे पैसा, पैसे की आवश्यकता उनको क्यों थी। व्हाट द रीजन। जो पहला ही इशू था पैसा प्राप्त करने का, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इफ यू रिमेंबर विच आई एड्रेस्ड द लास्ट टाइम दैट आफ्टर द बंगाल विक्ट्री, व्हेन ब्रिटिशर्स हैज विन ओवर द बंगाल, तो उसके बाद क्या हुआ, उनको एक जो बंगाल का रेवेन्यू था, उस बंगाल के रेवेन्यू से, फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, दे स्टार्टेड परचेजिंग इंडियन गुड्स। भारतीय सामानों को खरीदने के लिए उनको जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी, पहले कहां था, अर्लियर क्या होता था, अर्लियर वो लोग क्या करते थे, जो मनी था कहां से, इंग्लैंड से आता था, फ्रॉम इंग्लैंड। पहले अंग्रेज पैसा लाया करते थे इंग्लैंड से। तो जो इंग्लैंड का जो प्रेशियस स्टोन है, वहां का पैसा है, वह आया करता था। जो इंग्लैंड से पैसा आया करता था, उस पैसे से यह लोग सामान खरीदा करते थे। तो अर्लियर क्या था, इनको परचेज के लिए इंग्लैंड से प्रेशियस मनी लानी पड़ती थी, इंग्लैंड से प्रेशियस स्टोन मनी लानी पड़ती थी। तो इसको लाने से नुकसान क्या होता था, इसको लाने से नुकसान ये होता था कि जो भारत का एक्सपोर्ट था,
जो भारत से एक्सपोर्ट होता था उसके लिए इंग्लैंड को अपना पैसा देना होता था। Now, when they win over the Bengal, then what happened? बंगाल का रेवेन्यू इस्तेमाल होने लगा, बंगाल का रेवेन्यू इस्तेमाल होने लगा। किस काम के लिए? ये बंगाल का रेवेन्यू इस्तेमाल होने लगा यहां के सामानों को परचेज करने के लिए। नाउ द रिक्वायरमेंट, दे नीड ए पॉलिसी परचेज ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया? What the answer is? Why the English people want to have a land revenue policy? The answer is that to purchase the Indian handicrafts and other goods for export. Hope it's clear. The moment you think there is some problem, you just call me. Come on the second. अब वो दौर क्या था? वह दौर था जब ब्रिटिश साम्राज्य कंसोलिडेट हो रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य कंसोलिडेट हो रहा था, उस कंसोलिडेशन से पैसा चाहिए था। तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस थे, एम्प्लॉयज की सैलरीज थी, उसके लिए था। चौथा, ब्रिटिश इंडिया जो है हैवी टैक्सेशन करके इंडियन सब्जेक्ट को वह कॉन्क्वेस्ट करना चाह रहा था ब्रिटिश इंडिया के अंदर के और साम्राज्य को। अगर अब आप इसको ABCD में लेके आइए, नाउ convert this question for the prelims examination. Convert this question. It is option A, it is option B, option C, option D. Got it? सवाल क्या है? Why the company needed the Indian revenue? What's the question? Why the company needed Indian revenue? Reason for the need of the revenue. Option A, purchase of Indian handicrafts, other goods. Option B, consolidate British rule. Option C, pay the employees' salaries and meet the cost of end charges. Option D, conquest of the British India. All are right. Clear? Any confusion? अब जब बैटल हो गया, प्लासी के बैटल के तुरंत बाद जो प्लासी का बैटल होता है उसमें क्या होता है, जो दीवानी बंगाल को प्राप्त होती है। तो 1765 में होता क्या है, द इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द 1765, वो क्या होता है 1765 में इंपॉर्टेंट चेंज होता है। जैसे ही प्लासी की लड़ाई जीती जाती है उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है। किससे? मुगल से। अब देखिए इस पैराग्राफ में फिर सवाल आ गया, अगेन ए क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ, कि जैसे ही प्लासी की लड़ाई पूरी होती है ब्रिटिश सिक्योर करती है बंगाल की दीवानी, और 1765 में इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी प्राप्त करती है दीवानी ऑफ बंगाल फॉर मुगल्स। तो एक सवाल क्या हो गया, फ्रॉम होम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड दीवानी ऑफ बंगाल। सेकेंड, जब उसके बाद जो हिस्ट्री होती है, इसके बाद रेवेन्यू पॉलिसी स्टार्ट होती है। 1759-60 में, बिफोर 1765 उनको 24 परगना की जमींदारी मिलती है। उसके बाद मिलती है मिदनापुर, चटगांव एंड बर्दवान। उसके बाद अगले 5 सालों में कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलती है। नाउ हियर द कंपनीज रेवेन्यू पॉलिसी इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड। अब आप सवाल देखिए एग्जाम में कैसे आ सकता है, सबसे पहले किसकी दीवानी प्राप्त हुई, तो क्या आएगा 24 परगना। 17, अब आप इसको देखिए सीरीज से भी, 1759 में 24 परगना हुई, उसके बाद मिदनापुर, चिटगांव और बर्दवान की हुई, उसके बाद कंपनी को बंगाल की मिली। अब इसको अगर आप निकालें ABCD में, देखिए
A, A, B, C। क्रम से सजाइए, A, B, C, B, C, A, C, B। सवाल क्या बना? In the chronological order you make the sequence of getting the Diwani rights by the East India Company. A, 24 परगना, B, मिदनापुर, चटगांव एंड बर्दवान, C, बंगाल। अब सबसे पहले मिलती है 24 परगना की, फिर मिलती है मिदनापुर, चटगांव और बर्दवान की, उसके बाद मिलती है बंगाल को। तो आपको यह सीरीज याद करना मस्ट है। You have to remember this series with more care and caution. अगर आप इसको ठीक से याद नहीं करेंगे, सवाल गलत ही होगा। मिदनापुर, चटगांव, बर्दवान एक साथ मिलता है, इसी को आप फिर चेंज कर दीजिए। लेट्स चेंज अगेन दिस क्वेश्चन। विच दीवानी they got together? A, मिदनापुर, चिटगांव, बर्दवान। B, मिदनापुर, चिटगांव, बंगाल। C, 24 परगना, बंगाल। D, बंगाल, मिदनापुर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कब उनको तीनों दीवानी एक साथ प्राप्त हुई? मिदनापुर, चिटगांव, बर्दवान। अब इसको अगर आपको यह याद, ये सवाल ऐसे ही बनाए जा रहे हैं कि कैसे एग्जामिनर बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट को पिकअप करे। आपको 10,000 लोगों को पिकअप करना कैसे कैसे पिकअप होगा? तो ये हुआ बैकग्राउंड जिसमें यह शुरू होती है। अब जो दीवानी का फेज है, लेट्स सी द फेज। फर्स्ट फेज जो वेरियस फेज थे, फर्स्ट फेज कब का था? 1764 टू 1762। इस फेज में क्या किया? कंपनी इंग्लिश ने अपॉइंट किया मोहम्मद राजा खान एज ए डिप्टी नवाब। अब ये एम क्या था? टू कलेक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद रेवेन्यू वह कलेक्ट नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे। They put all efforts, but they were unable to collect the revenue as they want. इस समय जब रेवेन्यू कलेक्शन का जॉब किसके पास था? कंपनी के पास था। और एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास था? लोकल नवाब के पास। अब याद करिए, जो ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन का टाइम था। देखिए, यहां से फिर सवाल बना सकते हैं आप। मैंने पहले भी रिपीट किया है कि मैं 200-300-400 सवाल बना लेने के बाद कम से कम 15-20 सवाल मेंस का और 200-400 सवाल प्रीलिम्स का जब बन जाता है दिमाग में, जब मैं लेक्चर को कॉन्सेप्चुअलाइज करता हूं। अब यू सी द लेक्चर फॉर दिस पैराग्राफ कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज बीन मेड। एक तो मोहम्मद रजा खान का नाम आया। अब डिप्टी नवाब कौन अपॉइंट करता था? याद करिए, द्वैध शासन में डिप्टी नवाब कौन अपॉइंट करता है? यू गो बैक टू द्वैध शासन, यू गो बैक टू द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑन बंगाल, जहां पर दीवानी राइट किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। लेकिन जो प्रशासन था वो किसके पास था? वो प्रशासन था नवाब के पास। लेकिन नवाब कैसे करता था? नवाब के अंदर में एक डिप्टी नवाब अपॉइंट होता था, और वह डिप्टी नवाब अपॉइंट कौन करता था? वो नॉमिनेट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप ये कह सकते हो कि कहने को तो नवाब के हाथ में सत्ता थी, नवाब वाज टेकिंग केयर ऑफ द गवर्नमेंट, बट इन रियलिटी क्या थी? रियलिटी में यह सत्ता किसके हाथ में थी? इंग्लिश के हाथ में। व्हाई? बिकॉज द डिप्टी नवाब इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1764 का जो पहला फेज था, इंग्लिश ने अपॉइंट किया मोहम्मद रजा खान को एज डिप्टी नवाब। अब उनका एम क्या था? इतना ज्यादा रेवेन्यू जितना है, अब डिप्टी नवाब अगर उनका आदमी होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प कर। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी डिप्टी नवाब की।
यह वह टाइम था जब कंपनी के पास रेवेन्यू था, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल नॉब का था। उस समय 1770 का बंगाल का अकाल पड़ गया, लेकिन सारे दिक्कतों के बावजूद अटमोस्ट क्रुएल्टी के साथ रेवेन्यू कलेक्ट किया गया और पहले सालों की तुलना में ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ। इट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी विच इज फ्रॉम 1764 टू 1772। उसके बाद था सेकेंड फेज 1772 टू 1786। इसमें कंपनी ने डिसाइड किया कि दे विल डू द वर्क ऑफ दीवान, और उन्होंने जो नेटिव डिप्टी दीवान था उसको हटा दिया और ट्रेजरी जो रेवेन्यू की वह मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट हुई। मैंने पहले बताया था मुर्शिदाबाद भी किसी ने शिफ्ट की हुई थी, याद करिएगा। अब जो अर्लीस्ट लैंड रेवेन्यू इसको किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, बंगाल में किया। और यह इस एजम्पशंस को किया, दिस इज द मेजर चेंज इन द सिस्टम, मेजर चेंज। इस चेंज ने क्या किया? पूरे सिस्टम को बदल दिया। दिस एजम्पशन दे हैव टेकन कि ऑल लैंड बिलोंग टू द रेवेन्यू, और उन्होंने स्टार्ट किया सिस्टम ऑफ ऑक्शनिंग द लैंड। जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको उन्होंने ऑक्शन करना शुरू किया। इफ आई एम फास्ट आई कैन गो स्लो बिकॉज दिस नीड टू अंडरस्टैंड विद ग्रेट क्लियरिटी। जो इसका सवाल बहुत मुश्किल आता है, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। तो उन्होंने क्या किया? यह एजम्पशन लिया कि सारी जो जमीन है, ऑल लैंड बिलोंग टू द सोवरेन। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लैंड की ऑक्शनिंग स्टार्ट, किसको? हाईएस्ट बिडर को। और इन 1773 में जब कंपनी ने डिसाइड किया, जब कंपनी ने 1773 में डिसाइड किया, 1773 कंपनी हैज डिसाइडेड कि वह लैंड रेवेन्यू को मैनेज करेगी डायरेक्टली थ्रू द गवर्नर जनरल। तो 1773 का जो फेज था जिसमें वॉरेन हेस्टिंग ने जो ब्रिटिश ने यह डिसाइड किया कि जो लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली गवर्नर जनरल वॉरेन जो ने एक डिसीजन लिया कि यह ऑक्शन होगा और हाईएस्ट बिडर के द्वारा, थ्रू द हाईएस्ट बिडर रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड। बट हिज एक्सपेरिमेंट डिड नॉट सक्सीड। जो अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू था वो जमींदार ने बहुत हाई पुश कर दिया इस आशा से कि ज्यादा पैसा, लेकिन जो एक्चुअल कलेक्शन था वह वेरी किया ईयर टू एंड सेल्डम केम ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। अब यहां से एक सवाल बन चुका है कि जो परमानेंट सेटलमेंट के पहले जो वॉरेन हेस्टिंग्स की ऑक्शन करके पैसा प्राप्त करने की जो स्कीम थी वह फेल क्यों हुई? यू रीड दिस, यू रीड अप टू हियर ओनली, यू फाइंड वन क्वेश्चन कि in 1773 when company decided to have a maximum collection via highest bidding process, why this experiment failed? यह प्रक्रिया असफल क्यों हुई? जो अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कंपनी को देने की बात थी वो बहुत हाई पुश कर दी गई बाई जमींदार, लेकिन वह पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकी। अब यह जो एक एक्सपेक्टेशन थी हाई रेवेन्यू को प्राप्त करने की, वो फेल हो गई। इसने क्या किया? अब देखिए एक आंसर ये आ रहा है ये। अब आते हैं दूसरे की तरफ, इंस्टेबिलिटी इन द कंपनीज रेवेन्यू। अब मान लीजिए ए और बी दोनों है, दो में से एक पे टिक लगा रहा है तो किस में लगाएंगे? जस्ट सी बोथ ऑप्शन। What the question? Why in 1773 the decision of the Lord of the Warren Hastings to auction the land revenue for a highest has been paid? A, actual collection varied from year to year and seldom came up to the official expectation. Option B, this introduced instability in company's revenue. अब ऑप्शन ए और बी में एक में क्या सही होगा? नेचुरली ऑप्शन बी सही होगा, बिकॉज इफ यू कंपेयर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी you find option B is more suitable. Just think again. Think again. Suppose examiner wanted to distinguish between these two, how you distinguish? Just try to understand this.
And both options are right. If there is choice to correct both options, there is no issue. But a choice for you to choose between these two, one between these two. A actual collection varied from year to year and seldom came up to the official expectation. Option B, this introduced instability in the company's revenue. उस समय क्या था, कंपनी के पास पैसे की दिक्कत थी. अब इससे नुकसान क्या हुआ? Neither the रैयत nor the जमींदार would do anything to improve cultivation. आइए ऑप्शन सी, to improve cultivation. अब ए बी सी में आप टिक लगाइए. अब ए बी सी में देखिए, अभी भी जो बी है ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू कमांड कर रहा है. जस्ट सी ऑल थ्री, ए बी सी, ये जस्ट सी ऑल ए बी थ्री. यू फाइंड जो ऑप्शन सी है वह स्टिल सबसे ज्यादा वैल्यू कमांड कर रहा है. जस्ट सी केयरफुली. ऑप्शन ए, actual collection varied from year to year and seldom came up to the official expectation. हिंदी में क्या होगा? वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष बदलती रही और यह आधिकारिक आशाओं के अनुरूप नहीं हो पाई. ऑप्शन बी, दिस इंट्रोड्यूस इनस्टेबिलिटी इन कंपनीज रेवेन्यू. इसने कंपनी के राजस्व में अस्थिरता को जन्म दिया. ऑप्शन सी, फेल टू इंप्रूव कल्टीवेशन. अब ऑप्शन सी सही क्यों नहीं होगा? ऑल्दो ऑप्शन सी इज हियर, बट लेकिन क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज कंपनी हैज नेवर इंटरेस्टेड टू इंप्रूव कल्टीवेशन. अब अगर हम सिर्फ इस पे आए, चलो हम इसको मिटा के फिर करते हैं कि यह जो टू इंप्रूव कल्टीवेशन पे आते हैं. कि इंप्रूव कल्टीवेशन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पता ही नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा. इस समय यह आइडिया आया कि फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू एट ए परमानेंट अकाउंट. अब यहां पर एक सवाल आपके फिर बन गया. सी देयर अगेन ए क्वेश्चन. सी explain the circumstances. Come on, the mains please explain the circumstances when the permanent settlement came into the existence. From where to start? This is the question. Got it? What is the question? Explain the circumstances for the emergence of fixing the land revenue at a permanent amount. आप उन परिस्थितियों का जिक्र करिए जिन परिस्थितियों के आधार पर भू राजस्व को एक स्थिर अमाउंट पर फिक्स करने की बात स्टार्ट हुई. अब जो परमानेंट सेटलमेंट के पहले जो एक्सपेरिमेंट था क्लाइव और हेस्टिंग का था. जब क्लाइव ने दीवानी बंगाल की प्राप्ति क्या करते थे, वह एनुअल सेटलमेंट किया करते थे लैंड रेवेन्यू का. और वॉरेन हेस्टिंग ने चेंज किया एनुअल टू 5 ईयरली. अब देखिए ये पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ है चेंज फ्रॉम क्लाइव टू हेस्टिंग्स. सब्यसाची भट्टाचार्य की पूरी थीसिस है जहां से हम आपको डिराइव कर रहे हैं. तो उन्होंने जो क्लाइव टू हेस्टिंग्स है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी जो बंगाल की प्राप्ति जिसमें एनुअल सेटलमेंट हुआ करता था लैंड रेवेन्यू को, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको एनुअल से 5 ईयर ले किया और अगेन फिर एनुअल पे आ गए. तो एनुअल 5 एनुअल, क्लाइव एनुअल, हेस्टिंग्स 5 ईयर, देन अगेन एनुअल. कॉर्नवालिस का जो 10 ईयर सेटलमेंट था इंट्रोड्यूस किया, इट वाज मेड परमानेंट इन 1793. कहां पे किया? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ये पैराग्राफ क्लियर हुआ? किसी को ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ हो? मैं पढ़ा नहीं किसने क्या लिखा था. somebody has wrote something. yes, बताएं. अब इस बैकग्राउंड पे हम आते हैं परमानेंट सेटलमेंट की तरफ.
अब जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किसके साथ किया गया? इट हैज बीन मेड विद जमींदार, और उनको रिकॉग्नाइज किया गया। देखो, अब परमानेंट सेटलमेंट जमींदार के साथ किया गया, उनको एब्सोल्यूट ओनर माना गया, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू दिया गया। इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट के साथ जो पहली पॉइंट क्या है, यह जमींदार के साथ किया गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जमींदार को एब्सोल्यूट ओनर माना गया। थर्ड पॉइंट क्या है, उनको कलेक्ट लैंड रेवेन्यू का अधिकार दिया गया। अब परमानेंट इंट्रोड्यूस किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया इन 1793 इन बंगाल एंड बिहार। इसके स्पेशल फीचर क्या थे? पहली बात क्या है, जमींदार को बना सो मेनी लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे और रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू सो मेनी लैंडलॉर्ड्स। और वह न केवल एक्ट करते एजेंट, जो गवर्नमेंट के एजेंट के साथ। ये पॉइंट है। देखिए, इसमें से दो सवाल बन रहे हैं आपके। दो सवाल इससे बनाते हैं कि जो जमींदार थे एजेंट, दूसरा क्या थे? ओनरशिप। इन दो शब्दों को आप देखिए, इनको बनाया गया सरकार का एजेंट किस काम के लिए? टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। लेकिन जो ओनरशिप थी वह हेरिटरी कर दी गई और ट्रांसफरेबल कर दी गई। जो ओनरशिप को हेरिटरी और ट्रांसफरेबल की गई, इसने भारत की आर्थिक स्थिति में, आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। जो कल्टीवेटर्स थे वह टेनेंट्स हो गए। आप एक एक चीज को ध्यान से दिमाग में बैठाइए। और जो उनके पास लॉन्ग स्टैंडिंग राइट था सॉयल पर और अदर कस्टमरी राइट्स, वो उनका छीन लिया गया। आप इन शब्दों को इस्तेमाल अगर एग्जाम में नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। जो उनका एक पारंपरिक अधिकार था भूमि पर, और जो उनके और पारंपरिक अधिकार थे वह छीन लिए गए। वो सारे अधिकार उनके उनके सब छीन लिए गए। उससे फर्क क्या हुआ? उससे डिफरेंस क्या हुआ कि जो वो पॉस्चर का, जो एक पॉस्चर का, फॉरेस्ट लैंड्स का, इरिगेशन कैनाल्स, फिशरीज, यह सब का सब उनके हाथ से चला गया। अब जब आपका सवाल बनेगा उसमें ये सब चीज जितना मैंने किया हुआ है सब का सब आ जाएगा, सब का सब डाल देंगे सवाल में। तो जब उनको मियर टेनेंट बना दिया गया तो उनके लॉन्ग स्टैंडिंग राइट्स थे वो सारे के सारे राइट्स उनके चले गए। अब जो यूज ऑफ पॉस्चर था, फॉरेस्ट लैंड्स था, इरिगेशन कैनाल था, फिशरीज था, होम प्लॉट्स थे, सब चले गए। उनके सारे के सारे अधिकारों को जाने का फर्क क्या आया कि जो रैयत की, जो किसानों के हालात थे बड़े खराब हो गए। जो जो टेनेंट्री थी बिहार बंगाल की, वह क्या हो गई? सारी की सारी जमींदार की मर्जी पे चली गई। इसको किया क्यों गया? वाई इट हैज बीन डन? ताकि जमींदार क्या करे? इससे सवाल क्या आया? जमींदारों को इतने अधिकार क्यों दिए गए? आप लोग साथ साथ सवाल भी लिखते जाइए। जमींदारों को इतने अधिकार क्यों दिए गए? क्या आंसर होगा? जमींदारों को इतने अधिकार क्यों दिए गए? आंसर क्या होगा? मिला आंसर? यू गॉट द आंसर? जो बंगाल बिहार में अब इसको और चेंज कर दो। रियायत को, रैयत को, पीजेंट्स को जमींदारों की मर्जी पर क्यों छोड़ दिया गया?
ताकि जमींदार समय पर एक बड़ी मात्रा में भू राजस्व इकट्ठा कर सके। अब आप इसी पैराग्राफ से सवाल बनाइए। जस्ट मेक फ्रॉम दिस पैराग्राफ। जस्ट मेक फ्रॉम दिस पैराग्राफ। बनना सवाल। सवाल क्या बन रहा? व्हाट्स क्वेश्चन? Why? The question basic क्या है? The conceptual question arising from here, what is it? It is here. Why the British government or why the East India Company has given the unlimited power to zamindars? A, have revenue. B, zamindars able to pay in time the exorbitant land revenue demand of the company. C, British wanted to create one more layer in the system. D, British was having the sympathy with the zamindars. अब जो ए और बी है वो क्लोज आ गया है। देखिए दो क्लोज आ रहे हैं, ए और बी। ए क्या बोल रहा है? टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। बी क्या बोल रहा है? एबल टू पे इन टाइम। बी क्या बोल रहा है? जो बी वाला क्या बोल रहा है? जस्ट सी द बी, एबल टू पे इन टाइम द एक्सॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू डिमांड। बहुत फाइन डिस्टिंक्शन है ये। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फाइन डिस्टिंक्शन. This fine distinction is going to take you for further analysis. अब जो लैंड रेवेन्यू जो फिक्स किया गया क्या है? परपिचुटी, हमेशा के लिए। अगर रेंटल जमींदार इंक्रीज कर देता है ओइंग टू एक्सटेंशन ऑफ द कल्टीवेशन या इंप्रूवमेंट होता है एग्रीकल्चर में, तो जो एक्सटेंशन का पार्ट है किसके पास जाएगा? जमींदार पास जाएगा। अगेन गॉट यू वन मोर कॉन्सेप्ट कि अगर आपने किसी भी तरह से आपने वह पैसा बढ़ा दिया, अगर आपने किसी भी तरह से लैंड में आपने कोई बढ़ोतरी कर दी और उससे राजस्व बढ़ गया, एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन एंड इंप्रूवमेंट, अगर ये दो चीज हो गई और आप इस बात से सक्षम हो गए, यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर फ्रॉम द टेनेंट्स, तो जो एंटायर इंक्रीज होगा किसके पास जाएगा? जमींदार के पास जाएगा। अगेन मेक अ क्वेश्चन हियर, आपने किसी भी तरह से अगर आपने उस जमीन की से पैदावार बढ़ा दी, एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आ गया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कौन ले जाएगा? वो एक्स्ट्रा अमाउंट जमींदार लेके जाएगा। लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या थी? जमींदार को, देखिए ड्यू डेट, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सनसेट लॉ। क्रॉप फेल हो जाए न फेल हो जाए कोई ताल्लुकात नहीं। जिस दिन में आपको पैसा देना है, द डे यू वांट टू डिपॉजिट द रेवेन्यू इन द कंपनीज अकाउंट, यू हैव टू डिपॉजिट इट इज कॉल्ड सनसेट लॉ। अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी जमींदारी ऑक्शन हो जाएगी। Whatsoever the reason may be, if the zamindar is not able to deposit the revenue in the company's account, then the zamindari will be sold out. इसे बोलते हैं सनसेट लॉ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाट इज सनसेट लॉ? लिखिए आप, व्हाट इज सनसेट लॉ। अब जो इनिशियल फिक्सेशन था रेवेन्यू का, वह इनिशियल फिक्सेशन क्या था? आर्बिट्रेरी था, कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। इसका फर्क क्या आया? फ्रॉम 1756 to 93, इन द स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8 years, डबल हो गई। और जॉन शोर थे, उन्होंने, यह सवाल बहुत आता है
कि किसने परमानेंट सेटल को कॉन्सेप्चुलाइज किया। उन्होंने परमानेंट सेटल को कॉन्सेप्चुलाइज किया, जिन्होंने सन जॉन शोर। अब देखिए, जॉन शोर और कॉर्नवालिस का क्यों सीक्वेंस पूछा जाता है गवर्नर जनरल में। जॉन शोर ने परमानेंट सेटलमेंट को कॉन्सेप्चुलाइज किया और कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन क्या आता है कि अगर ग्रॉस प्रोड्यूस है बंगाल में, अगर 100 ली जाती है, गवर्नमेंट क्लेम करती है 45, जमींदार और अदर इंटरमीडिएट 15, तब क्या है, केवल 40 कल्टीवेटर के पास रह जाती है। तो आप एक सवाल यहां से और बन गया। ये सर जॉन शोर की का कैलकुलेशन है। एक सवाल और बन गया कि परमानेंट सेटलमेंट में कितना परसेंट रेवेन्यू सरकार के पास जाता था। अब जो ये हाई और इम्पॉसिबल जो रेंट रेवेन्यू है, जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसने क्या किया, इसने 1794 से 1807 तक जो हाफ जमींदारी लैंड की थी, उसको ऑन सेल कर दिया। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन द ब्रिटिश इंडिया परमानेंट सेटलमेंट। अब आप इस पैराग्राफ को मेंस पे लेके आइए, अब आप इसको प्रीलिम्स के बाद मेंस पे लेके आइए। यू सी दिस पैराग्राफ फॉर द मेंस एग्जामिनेशन कि परमानेंट सेटलमेंट का क्या क्या परिणाम आया। परिणाम ए लिखिए, you write down the impact of permanent settlement. 3 interesting observation I'm giving from this paragraph. Permanent, the observation number 1, A, from 7 in the span of, पहले इंग्लिश में हिंदी कर रहे थे, in the span of 7 to 8 years, from 1765-66 to 1793, the land revenue demand nearly doubled. B, if we calculate the land revenue, then 45% was the government claim. आप यही लिखिएगा, 15% goes to intermediaries, only 40% remained with the actual cultivators. Therefore, 60% revenue goes to the company. And there lies, it is an exploitation of the peasantry. C, जो ये लैंड रेवेन्यू था, इतना हाई लैंड रेवेन्यू था, इसने क्या किया, फ्रॉम 1794 टू 1807, इन द स्पैन ऑफ द 13 years, half of the zamindari land were put for the sale. These 3 interesting observations from this paragraph. Got it? Not got it? Very good. Hope our speed is not fast, because इसको समझना, because we have to understood this very clearly, बहुत clearly समझने की जरूरत है। अगर हमने इसको बहुत clearly नहीं समझा, तो आगे जब हम इसको एनालाइज करेंगे, जो ब्रिटिश शासन का जो भारत की अर्थव्यवस्था प्रभाव है, वो शायद उतना अच्छा नहीं आएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है? Because we have to move the next concept after this. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, लवली। अब एक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि जो एक जमींदार को ब्रिटिश सरकार ने जमीन का ओनर क्यों माना। देखिए, पहली बात क्या है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी ब्रिटिश सरकार के कॉन्सेप्ट में। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जो इंग्लैंड का जमींदार था और जो इंडिया का जमींदार था, दोनों के बीच में एक फर्क था। जो इंग्लैंड में जो सेंट्रल फिगर था एग्रीकल्चर में, वो कौन था? लैंडलॉर्ड था। ये उस समय की बात है जिस समय परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में आ रहा था। उस समय इंग्लैंड के एग्रीकल्चर में लैंडलॉर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर था, और ब्रिटिश ऑफिशियल समझने में असफल रहे
वो समझे जो इंडिया का जमींदार है वह उनका काउंटर पार्ट है। तो क्या हो गया? दिस इज ए फैक्ट नंबर 1। देयर वॉज ए मिसअंडरस्टैंडिंग बाय ब्रिटिशर्स with respect to with respect to Indian zamindars and British landlords। अब यह समझने की आवश्यकता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क था इन दोनों ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और इंडियन जमींदार के बीच में। जो लैंडलॉर्ड ब्रिटेन में था वह ओनर ऑफ लैंड, अगला क्या, ओनर ऑफ लैंड समझने की कोशिश करते हैं। वह ओनर ऑफ लैंड था, न केवल टेनेंट के संबंध में बल्कि स्टेट। देखिए क्या है टेनेंट एंड स्टेट। जो ब्रिटिश का लैंडलॉर्ड था, जमींदार था, वह एक ओनर हुआ करता था, टेनेंट के संबंध में भी और स्टेट के संबंध में भी। लेकिन बंगाल का जो जमींदार था, जो बंगाल का जमींदार था, उसके साथ फर्क क्या था? नाउ कंपेयर जमींदार इंग्लैंड एंड जमींदार बंगाल। लिखिए इसको, कई कॉलम में आप लिखिए इसको, भी आपके आंसर शीट में जाना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि जो आई एम अगेन रिपीटिंग, जो जमींदार हुआ करता था, जिसको हम लैंडलॉर्ड बोलते थे, उससे और भारत के जमींदार, आई एम यूजिंग द वर्ड लैंडलॉर्ड फॉर द ब्रिटिश, जमींदार फॉर द बंगाल, then it will make it more clear to you. Then there was a confusion between landlord and zamindar, and the landlord was a counterpart of the zamindar when Britishers has tried to impose the permanent settlement in India. तो जो ब्रिटेन का लैंडलॉर्ड था वह ओनर था लैंड का, नॉट ओनली दिस ऑफ द टेनेंट बट ऑल्सो स्टेट। वह टेनेंट में और स्टेट में। लेकिन जो बंगाल की हालत थी, इन बंगाल जमींदार वॉज लैंडलॉर्ड ओवर द टेनेंट बट सबऑर्डिनेट टू स्टेट। बस जस्ट अंडरस्टैंड दिस। आप यहां तक पढ़िए, इससे ज्यादा मत पढ़िए, आप इतना ही समझिए, इसके आगे कुछ मत पढ़िए, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस। अब मैं इसको समराइज करता हूं। जमींदार इंग्लैंड, जमींदार बंगाल। अब देखिए जमींदार इंग्लैंड, स्टेट और टेनेंट, इसको कहते हैं, ये है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड जमींदार इंडिया, स्टेट और टेनेंट। जो इंग्लैंड की हालत थी दोनों में सेम थी। इंडिया में जहां स्टेट का सवाल है वहां वो सबऑर्डिनेट था। यहीं से प्री का सवाल बन रहा है। अभी मैं मेंस की बात छोड़ देता हूं, हम प्री पे आते हैं। क्लियर हुआ है? और यू वांट टू बी रिपीटेड? ब्रिटेन और इंडिया, लैंडलॉर्ड एंड जमींदार। जो इंग्लैंड में लैंडलॉर्ड था, हाँ कर रहे हैं, जो इंग्लैंड का लैंडलॉर्ड था, जो बंगाल के जमींदार का काउंटर पार्ट हुआ करता था। जो ब्रिटेन का लैंडलॉर्ड था, जो जमींदार का बंगाल का काउंटर पार्ट था, वह ओनर हुआ करता था इन रिलेशन विद द टेनेंसी एंड द स्टेट। वह जमीन का ओनर था, वह टेनेंट को लेके भी था और अपने स्टेट को लेके भी था। तो जो ब्रिटेन के ऑफिस, जो ब्रिटेन का जो जमीन, जो लैंडलॉर्ड था, वह ओनर हुआ करता था लैंड का, वह लैंड का ओनर था, टेनेंट के भी संबंध में और राज्य के संबंध में भी। राज्य भी उसको ओनर मानता था, राज्य भी उसको ओनर मानता था, और यहां पर टेनेंट की भी ओनरशिप थी। लेकिन जो इंडिया का जमींदार था,
जो इंडिया का जमींदार था वह लैंडलॉर्ड था सिर्फ टेनेंट को लेके, सिर्फ सिर्फ टेनेंट को लेके। जो स्टेट से जो संबंध था उसके सबऑर्डिनेट था। इसीलिए सनसेट थ्योरी का सहारा लेके अगर जमींदार पैसा नहीं जमा कर पाता है, उसकी जमीन ऑक्शन पे पुट कर दी जाती थी। तो ही वॉज द सबऑर्डिनेट टू स्टेट। जमींदार की जो जमींदारी थी वो सब्जेक्ट टू रेवेन्यू पेमेंट थी। अगर रेवेन्यू पेमेंट नहीं कर पाएगा, जमींदारी चली जाएगी। ऐसा इंग्लैंड में नहीं था। इंग्लैंड में वह लैंड की ओनरशिप वह स्टेट के साथ रखता था। तो वह टेनेंसी और ओनरशिप दोनों स्टेट में वह इक्वल फूटिंग पे था। इन इंडिया इट वाज नॉट इक्वल फूटिंग। इंडिया में जहां तक टेनेंट का सवाल है, रेवेन्यू कलेक्शन का सवाल है, वहां ओनरशिप है। लेकिन जहां पर लैंड की ओनरशिप का सवाल है, ही इज सबऑर्डिनेट टू स्टेट। That's why the sunset principle is being applicable here. If you are not able to pay rent, your zamindari will be absorbed by the state. Clear? It's not clear. किसको क्लियर नहीं हुआ बताइए। Anyone has any doubt? No one. ये हुआ the first important point. Come on the next important point. जो बंगाल में हालात थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के कंपैरिजन में जो पे करता था स्मॉल शेयर ऑफ हिज इनकम एज लैंड टैक्स, बंगाल में वह पे करता था 10/11 ऑफ हिज इनकम फ्रॉम द लैंड, and he could be turned out of the land unceremoniously and his estate sold if he failed to pay the revenue. तो अगर आप देखें पेमेंट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के कंपैरिजन में जो अपना स्मॉल शेयर पे करता था एज इनकम फ्रॉम लैंड, यहां भारत में जो जमींदार था वो मेजर पोर्शन पेमेंट करता था। और अगर वह पे नहीं कर पाता तो उसको बहुत ही असम्मानजनक तरीके से उसके जमींदारी से बाहर निकाला जा सकता था। क्लियर हो गया? अब ब्रिटिश, देखिए हम क्या एनालाइज कर रहे हैं कि जमींदारी सिस्टम आई कैसे। ब्रिटिश ऑफिशियल ने इस बात को रियलाइज किया कि चूंकि वो इंडिया में फॉरेनर है और उनका जो रूल है वह अनस्टेबल होगा जब तक वह एक लोकल सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लोकल सपोर्टर्स प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने एक बफर बनाने की कोशिश की बिटवीन देम एंड द पीपल। जब हम आगे आएंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, इसमें हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अगर हम इस आर्गुमेंट को देखें तो इस आर्गुमेंट बहुत अच्छा क्यों दिखता है कि जो लगातार रिवोल्ट हो रहे थे, उस रिवोल्ट के समय इन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया। तो व्हाट द ब्रिटिशर्स हैज ट्राइड टू डू, दे ट्राइड टू ब्रॉट a wealthy and privileged class of zamindar, that class whose existence is solely dependent on British rule, and the interest of those classes of the people are dependent upon the British Empire. और यह जो एक्सपेक्टेशन थी यह फुल्ली जस्टिफाइड थी, क्योंकि बाद में जो फॉरेन गवर्नमेंट ने एक जमींदार का क्लास बनाया उसने फ्रीडम मूवमेंट को रोकने की कोशिश की। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? कंफ्यूजन। देखिए, कंफ्यूजन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड जमींदार। सेकंड पार्ट क्या हुआ? क्रिएटिंग
a new class to support. हम सवाल क्या हैंडल कर रहे हैं? जमींदार को क्यों सिस्टम में लाया गया? गॉट इट? तो पहला क्या हो गया? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किसमें? लैंडलॉर्ड में और जमींदार। दूसरा क्या हो गया? क्रिएटिंग ए न्यू क्लास टू सपोर्ट। फाइन। अब सबसे प्रोमिनेंट मोटिव क्या था? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कंपनी इस बात से परेशान थी कि लगातार जो बंगाल के रेवेन्यू में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी, वॉर आ रहे थे, वहां पर कहते हैं अकाल पड़ रहा था, जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट थी उसमें दिक्कत आ रही थी, उनको जो अपने लिए एक्सपोर्ट परचेज करने के लिए आइटम के पैसे चाहिए थे। तो परमानेंट में क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। अब यह जो न्यूली क्रिएटेड जो क्लास था, जमींदार था, उसने इस बात की स्टेबिलिटी ऑफ इनकम को सिक्योरिटी दी। और जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसने कंपनी को इस बात के लिए सहयोग किया, मैक्सिमाइज इट्स इनकम। लैंड रेवेन्यू से कितनी ज्यादा इनकम हो। अब वो क्या करते थे? ये फिक्स करते थे हायर। अब कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एक जो स्मॉल नंबर ऑफ जमींदार था, ये मच चीपर एंड सिंपलर था देन डीलिंग विथ लैक्स ऑफ कल्टिवेटर्स। अब देखिए, इसमें सवाल बनाइए। मेक द क्वेश्चन, मेक द क्वेश्चन। I will make the question again, but first you see this. Make the question. This is the most important part. अगर एक चीज पर टिक लगानी हो, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, अगर आपको एक ही चीज पर टिक लगानी है, चाहे जितने ऑप्शन दिए जाएं, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. If you see all my circles, then if you are having the all 4-5 options, so I think the stability of income is the crux of the whole item. Okay, I'm trying to train your mind how you are able to answer in the difficult circumstances. Unless until you have a very clear concept of these provisions, you cannot answer it. तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है, वह बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आपको दिखाई दे रही है. फिर क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज. अब चूंकि जो लैंड रेवेन्यू था वह फ्यूचर में इंक्रीज तो होगा नहीं, क्योंकि वंस फॉर ऑल सेटल हो गया है. तो अगर जमींदार की इनकम ऊपर जाती है तो वह इंस्पायर होगा कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए. ऐसा ब्रिटेन में लैंडलॉर्ड्स ने किया हुआ था. तो यह जो एक्सपीरियंस था उनको हेल्प कर रहा था कि कैसे वह इसको आगे कर ले जाए. इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन टू डू इट. अब हम अगले पॉइंट पे आने के पहले जरा इसको हम एनालाइज करते हैं. लेट्स एनालाइज 1 2 3 4. पहला क्या हुआ है? कंफ्यूजन. इसको छोड़ देते हैं, हम अपने आंसर क्वेश्चन को बनाते हैं 2 3 4 में से. या 2 3 4 में बनाते हैं. क्वेश्चन क्या है? वाई परमानेंट सेटलमेंट. व्हाट क्वेश्चन? वाई परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट क्यों किया गया? इट इज ऑप्शन. व्हाट इज ऑप्शन ए? व्हाट इज ऑप्शन ए? लोकल सपोर्ट. बस कुछ नहीं, बस एक ही चीज आएगी. ऑप्शन बी
फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ऑप्शन सी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यही लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। सवाल समझ आया? जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन। इसको मिटा के फिर फेस कर देते हैं आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है? लोकल सपोर्ट। ऑप्शन बी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ऑप्शन सी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखिए, यह सवाल दो तरह से आ सकता है। एक, इन तीनों में से टिक लगाना, दो, तीन में से एक टिक लगाना। सी द क्वेश्चन इन द टू वे। द वे नंबर वन, A, B, C, only A is right, A, B is right, A, B, C is right. The question number two, only answer A, B, C, only one. ये तीनों सही हैं। अगर तीनों पर टिक लगाने का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो तीनों पे आप लगा दो, कि ये भी थॉट प्रोसेस था। लेकिन तीनों में से एक पर ही टिक लगाना है तो आप किस पे लगाओगे? दिस इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया। मेरे ख्याल से आंसर मिल गया आप लोगों को। Anyone has any problem? बताइए। चलिए आगे। परमानेंट सेटलमेंट कहां हुआ? बंगाल, बिहार पहले पढ़ दिया आपने, उड़ीसा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इसको भी आप याद रखिएगा, सवाल आता है। दूसरा, कितने एरिया के अंदर था? तो आप देखिए सवाल क्या क्या हो गया। परमानेंट सेटलमेंट किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया? सर जॉन शोर का नाम आ गया। परमानेंट सेटलमेंट किस किस एरिया में था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी। यह कितनी एरिया में था? 19% ऑफ टोटल ब्रिटिश इंडिया। गॉट इट? अब जो ब्रिटिश एम्पायर था, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाई है। उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि 3 सिस्टम थे, तो हमने जो भी समझा है परमानेंट सेटलमेंट, उसका हम साइलेंट फीचर देखने की कोशिश करते हैं। ब्रेक कर दे 5-10 मिनट। यू वांट ब्रेक फॉर 5-10 मिनट्स? ब्रेक if you want break, I can break for 5-10 minutes. Then we'll again start, because the topic is very tough. You need the mind a bit structured. So okay, I'm giving the break of the 10 minutes. Ritik, you stop the recording. We'll again start. Let's again start the class. देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट है, इसका साइलेंट फीचर क्या क्या था। पहली बात क्या था? कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया, सर जॉन शोर ने असेस किया। तो सर जॉन शोर ने इसको पूरा एलोबरेट किया, पूरा सिस्टम बनाया और इसको सबमिट किया। अब यह जो सिस्टम था, इसमें क्या था? 60% ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब कितना था? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितना था? 60%। राइट टू ट्रांसफर, सेल, मॉर्गेज, लैंड, यह एक राइट दे दिया गया। पहले राइट नहीं था, लेकिन सारे राइट सीज टू एग्जिस्ट कर जाएंगे अगर फेलियर टू पे द फिक्स रेवेन्यू है। इसी को सनसेट क्लॉज कहते हैं। इट इज द सनसेट क्लॉज। अब जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसने सिर्फ वंस फॉर ऑल द रेवेन्यू टू बी ऑब्टेन्ड, जो भी रेवेन्यू ऑब्टेन किया जाएगा, इसने इसको वंस फॉर ऑल, होप द साउंड इज कमिंग, आवाज आ रही होगी, उसने वंस फॉर ऑल सारा का सारा इशू सेटल कर दिया। एवरी इशू हैज बीन सेटल्ड बाय द परमानेंट
सेटलमेंट, एक बार में सारा का सारा इशू सेटल कर दिया कि जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त करना है वो सारा रेवेन्यू ये प्राप्त हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का काम था उसको लैंडलॉर्ड जमींदार के हाथ में दे दिया गया और फर्दर कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज में लग गए। सी दिस 2 पॉइंट, सी these 2 points, see these 2 points. Extension of commerce and conquest of trade. अब इससे आप एक निष्कर्ष फिर निकालिए कि फायदा क्या हुआ परमानेंट सेटलमेंट का। तो एक फायदा क्या हो गया, उनको फर्दर टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट करने का टाइम मिला और एक्सटेंशन ऑफ कॉमर्स मिल गया। कैसे मिला कि इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का काम अपने हाथ से हटा दिया, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है उससे इनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा, उससे उनकी जो एनर्जीज है इस पर चैनलाइज होने लग गई। और जो इंडिविजुअल पीजेंट्स की प्रॉब्लम थी वह किसके पास, वह लैंडलॉर्ड के पास छोड़ दी गई। अब इसको आप और ऐड करिए, इसी में आप और ऐड करिए। अगर आप देखिए ए बी सी, फायदा क्या क्या हुआ, फर्दर जो टेरिटरीज को कॉन्क्वेस्ट करना था उनका काम मिल गया इनको, कॉमर्स को बढ़ा सकते थे, और जो लैंडलॉर्ड्स की जो टेनेंट्स की प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम ऑफ द पेजेंट्री हैज टू बी टेकन केयर बाय द लैंडलॉर्ड्स। तो अगर आप इन 2 पॉइंट्स को जोड़कर देखें तो क्या दे रहा है, एडवांटेज ऑफ सिस्टम। अब इस एडवांटेज ऑफ सिस्टम को मैं और एक्सटेंड करता हूं, जस्ट सी केयरफुली। अब इसी 2 पैराग्राफ को हम इसको ऐड कर देते हैं स्टेबिलिटी से। एक क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू, बी क्या हुआ, फर्दर कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज, सी क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ कॉमर्स, डी क्या हुआ, प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड। तो क्या आंसर लिखोगे आप, परमानेंट सेटलमेंट का क्या क्या फायदा सरकार को हुआ। हिंदी में देखिए, फायदा नंबर 1, सरकार के पास और क्षेत्र विजिट करने का समय मिल गया, या सरकार और क्षेत्रों को जीतने की तरफ उन्मुख होने लग गई, सरकार अपने व्यापार को बढ़ाने लग गई, सरकार के रेवेन्यू में, सरकार के राजस्व में स्थायित्व आने लगा, और जो किसानों की समस्याएं थी उसको निपटाने का काम जमींदारों के हाथ में छोड़ दिया गया। Therefore, if you try to see the impact of the settlement or the outcome of the settlement, the outcome number 1, the government tried to ensure the stability of the revenue. Point number 2, government was able to have time for further conquest of territories. Point number 3, government was having time to extend the commerce. Point number 4, the problem of individual peasants or peasants as a class were left to the landlords. So government has not to worry about the problems of the peasants. यह 4 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आपके परमानेंट सेटलमेंट के। प्रॉब्लम है नहीं, इट्स ओके। अब यह जो स्कीम है, यह स्कीम बहुत बेहतर ढंग से चली बंगाल, बिहार और कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा में, जहां पर यह पहली बार शुरू हुई। इसलिए कंपनी इसको और जगह बढ़ाना चाहती थी, तो कंपनी ने इसको और जगह बढ़ाया, बनारस में, असम में और सम पार्ट ऑफ मद्रास में। अब हम इसको थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इस सेटलमेंट को। लेट्स हैव सम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस सेटलमेंट।
अगर हम इसको क्रिटिकल एनालाइज करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो परमानेंट सेटलमेंट था, यह जिस तरह से असेसमेंट किया गया, नो अकाउंट ऑफ लैंड ग्रेडेशन, soil, situation of plot was taken. It is a very bad thing to do. यह बहुत गलत किया गया। कोई भी कोशिश नहीं की गई कि जमीन की उत्पादकता को समझा जाए, जमीन की ग्रेडेशन को समझा जाए, जमीन की सॉइल को समझा जाए, या प्लॉट कहां ये समझा जाए। तो क्या हो गया, इससे असेसमेंट आर्बिट्रेरी हो गया। अब चूंकि यह सेटलमेंट परमानेंट था और रेट जो असेसमेंट था बड़ा हाई फिक्स किया गया था, और गवर्नमेंट का शेयर कितना था, 10/11 था, और 1/11 किसके पास था, लैंडलॉर्ड के पास था, और 60% रेवेन्यू लिया गया। इज ह्यूज। और जो ये 60% रेवेन्यू लिया गया, इस रेवेन्यू का कोई भी पार्ट स्पेंड नहीं हुआ वेलफेयर ऑफ द पीपुल के लिए। इसके बाद देखते जाइए, जो लैंडलॉर्ड शेयर था वह क्या था, मेंटेनेंस फॉर स्टाफ। जो 1/11 लैंडलॉर्ड लेता था, जमींदार लेता था, वो अपने स्टेटस और स्टाफ के मेंटेनेंस के लिए ले आता था। अगर इंक्रीज होता था कल्टीवेशन में किसी भी कारण से, तो इससे राज्य को कोई फायदा नहीं होता था। न तो राज्य को फायदा होता था और न ही किसान को फायदा होता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम कृषकों का एक्सप्लॉयटेशन 19वीं शताब्दी में एनालाइज करेंगे, तो हम इस बात को समझने की कोशिश फिर से करेंगे कि जो कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने का फायदा था, द प्रॉफिट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द कल्टीवेशन डज नॉट बेनिफिटिंग, इट डिड नॉट बेनिफिटेड either the state or the peasantry. Therefore, state and peasantry both lost interest in the extension of the cultivation. It was anti-progressive measures. तो अगर आपका प्री का सवाल एंटी प्रोग्रेसिव मेजर पे आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एंटी प्रोग्रेसिव मेजर हो गया। अब जो लैंडलॉर्ड का काम था क्या, सिर्फ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सिर्फ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो सरकार ने क्या किया, एक छोटे से स्मॉल क्लॉज को अनड्यू इंपॉर्टेंस दिया, कॉस्ट ऑफ पीपल इन जनरल। एक बड़ी तादाद के ऊपर उन्होंने एक छोटे से क्लॉज को उन्होंने अधिमानता दी। और अगर राजनीतिक दृष्टि देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस लैंडलॉर्ड को इस्तेमाल किया अपने इंपीरियल स्ट्रक्चर के लिए। अब इस सिस्टम ने 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किए। 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल्ड बाय दिस सिस्टम: लॉयल्टी, एफिशिएंसी, लॉयल्टी ऑफ जमींदार, एफिशिएंसी इन द कमीशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जो इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन से, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड क्यों हुआ, जो थर्ड हुआ है, इट इज नॉट ड्यू टू द ब्रिटिश एम्पायर, इट इज नॉट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, इट इज ओनली बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो यहां से आप सवाल बनाइए, ये यस, यहां से बनाइए क्वेश्चन। फ्रॉम दिस पार्ट मेक द क्वेश्चन कि जो 19वीं शताब्दी में कृषि का विकास हुआ वह क्यों हुआ। ए, ड्यू टू जमींदार, बी, ड्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सी, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। गॉट दिस पॉइंट? किसको पॉइंट कैच में नहीं आया? हु इज नॉट एबल टू कैच दिस पॉइंट? टेल मी, एनीवन हु इज नॉट एबल टू कैच दिस पॉइंट? Who is not able to catch this point?
गॉट इट? तो जो 1787 से 1815 तक जो सिचुएशन थी उसमें क्या हुआ, 40% जो जमींदारी है वो ट्रांसफर हो गई। अब जमींदार ने कोई भी रोल प्ले नहीं किया इकोनॉमी में, कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले नहीं किया। अगर जमींदार पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो वर्स्ट फीचर था इस सिस्टम का वह क्या था? व्हाट वाज द वर्स्ट फीचर ऑफ दिस सिस्टम बाय जमींदार पॉइंट ऑफ व्यू? अगर जमींदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सिस्टम का वर्स्ट फीचर क्या था? द वर्स्ट फीचर ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम द जमींदार पॉइंट ऑफ व्यू, रिजिड सिस्टम क्या था? रिजिड सिस्टम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू रियलाइज करने का एक रिजिड सिस्टम था, जो बड़ा कठोर रवैया था, वो क्या था कि रेवेन्यू को डिपॉजिट करना है पंक्चुअलिटी से बिफोर सनसेट ऑफ द अपॉइंटेड डेट। अगर वो डिपॉजिट नहीं हुआ तो जमींदार डिस्पोजेस्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा? उस जमींदारी का पब्लिक ऑक्शन हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने नोटोरियस रेगुलेशन पास किया 1799 का, जिसने जमींदार को बहुत सी शक्तियां दी। इसका पर्पस क्या था? एक आर्बिट्रेरी पावर जमींदार को दिया टू इजेक्ट कल्टीवेटर्स अटैचिंग हिज एग्रीकल्चर स्टॉक एंड इंप्लीमेंट्स। इसको ध्यान दीजिएगा, जो ये लॉ ऑफ 1799 ओपन द फ्लड गेट्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द, इसको आप लिखिए, कहीं पे लिखिए। जो 1799 का एक रेगुलेशन पास किया गया, उस रेगुलेशन में जमींदार को उन्होंने अनलिमिटेड पावर दिया कि वह अपने वह जमींदारी से लोगों को निकाल के भगा सकता है, उनके एग्रीकल्चर स्टॉक को जब्त कर सकता है, उनके इंप्लीमेंट्स को, जो उनके अपने खेती के औजार हैं, इंप्लीमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर, दैट मे बी कॉन्फिस्केटेड एंड द एक्सप्लॉयटेशन। अब सवाल क्या हो गया? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हेल्पलेस पीजेंटी रिस्पॉन्सिबल कौन सा एक्ट था? अगर परमानेंट सेटलमेंट और इसमें चूज करना है, आप इसको चूज करोगे, यू विल नॉट चूज द परमानेंट सेटलमेंट। अगेन लिसन केयरफुली, दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हेल्प ऑफ द पीजेंट्री, अगर यह सवाल आता है उसमें आप चूज क्या करोगे? 1799 का ये एक्ट, ये रेगुलेशन, नॉट द परमानेंट सेटलमेंट। Again, listen very carefully. If you have to choose one law for the exploitation of the peasantry, you will choose the law of 1799, not the permanent settlement. Because permanent settlement is not giving the power to this. This power is being derived from the law of 1799. If you are using the permanent settlement, your answer is wrong, because the permanent settlement does not give the right. Right is being given by the law of 1799. क्लियर हो गया? वाई कंपनी स्टार्टेड रिप्लेस द परमानेंट सेटलमेंट, कंपनी ने फिर इसको रिप्लेस करना क्यों? इंटरमीडिएटरी रेवेन्यू सेटलमेंट, पीजेंट्स, वह इंटरमीडिएटरी को हटा के पीजेंट्स के साथ सेटलमेंट करना चाहती थी, और कंपनी सारी जिंदगी के बजाय 20 से 30 साल का सेटलमेंट चाहती थी। क्यों चाहती थी? ताकि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो प्रॉफिट है वह सरकार को मिल सके, इंक्रीज इन प्रॉफिट का जो फायदा है वह सरकार प्राप्त कर सके। दैट्स द रीजन द नेक्स्ट सेटलमेंट, द रैयतवारी सेटलमेंट केम टू द एग्जिस्टेंस। जो रैयतवारी सेटलमेंट था, ये जो रैयतवारी सेटलमेंट था, यह सेटलमेंट था क्या? यह सेटलमेंट ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया साउथ एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया में, और लेकिन इसने एक नई तरह की समस्याओं को जन्म दिया। अब ऑफिशियल्स ने बिलीव क्या किया कि उन रीजन्स में, साउथ में और साउथ वेस्टर्न इंडिया में कोई जमींदार नहीं है, अब कोई लार्ज स्टेट नहीं है जिससे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चूज किया कि हम इसको सीधा रईस करते, तो इसको
रीड एंड मुनरो, जैसे आपने जॉन शोर को समझा था परमानेंट सेटलमेंट में जन्मदाता के रूप में, यहां आते हैं रीड और मुनरो। इन्होंने रिकमेंड किया कि सेटलमेंट किया जाए डायरेक्टली विद द एक्चुअल कल्टिवेटर्स। इन्होंने ये कहने समझाने की कोशिश की कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें कंपनी को नुकसान हो रहा था। क्यों हो रहा था? कि कंपनी को अपना जो रेवेन्यू है वह शेयर करना पड़ रहा था जमींदार से, जो 1/11 जमींदार से शेयर करना पड़ रहा था, उससे कंपनी को लॉस हो रहा है। दूसरा नुकसान क्या था? कंपनी जो है ऑन द मर्सी ऑफ जमींदार पीजन को छोड़ दे रही है, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब जो सिस्टम प्रपोज किया गया, जिसको रैयतवादी कहा गया, इसमें कल्टीवेटर को रिकॉग्नाइज किया गया ओनर ऑफ द प्लॉट, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अगर वो लैंड रेवेन्यू का पेमेंट करना रहेगा तो ओनर ऑफ प्लॉट रहेगा। और जो इस सिस्टम के सपोर्ट वो क्लेम क्या कर रहे थे, जिनकी जो कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो बहुत सालों से हमारे यहां स्टेट अफेयर चल रहा था, किसानों से सीधे राजस्व लेने का, वह यहां पर कार्य कर रहा है। और रैयतवादी सेटलमेंट को कहां कहां इंट्रोड्यूस किया गया? जो रैयतवादी सेटलमेंट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्ट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में। जो रैयतवादी सेटलमेंट है इसको परमानेंट नहीं किया गया, इसको 20 से 30 साल में रिवाइज करने की बात कही गई। पीजेंट्स ने बहुत जल्दी ही इस बात को डिस्कवर कर लिया कि जो क्या क्या डिस्कवर कर लिया कि जो यह सेटलमेंट है इसमें लार्ज नंबर ऑफ जमींदार की जगह एक राज जमींदार बन चुका है, एक बड़ा जमींदार आ चुका है, एक बड़े नंबर ऑफ जमींदार से पे एक बड़ा जमींदार राज जा चुका है। और जो अपने यह किसान थे मियर गवर्नमेंट टेनेंट रह गए हैं, जिनकी जमीन को बेचा जा सकता था अगर वह लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाते पंक्चुअली। और गवर्नमेंट ने बाद में ओपनली क्लेम किया कि लैंड रेवेन्यू क्या है, वॉज रेंट नॉट टैक्स, यह रेंट है। जो रैयत का जो राइट है ओनरशिप का, वह निगोशिएट किया गया बाय 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हाउ द राइट ऑफ द रैयत हैज बीन निगेटेड, कैसे रैयत के जो राइट्स हैं उसको निगेट किया गया। ज्यादातर एरिया में जो लैंड रेवेन्यू है उसको बहुत एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ज्यादा फिक्स किया गया, उससे रैयत के पास कुछ बचता ही नहीं था मियर एग्जिस्टेंस के अलावा। मद्रास गवर्नमेंट ने क्लेम किया 45 to 55। अब तीनों आप लिखिएगा किसमें किसमें कहां होता, उसमें कितना था, इसमें कितना था, 45 to 55% ग्रॉस प्रोड्यूस। और यह वैसे ही खराब थी बॉम्बे में। दूसरा, गवर्नमेंट ने यह रिटेन किया राइट टू इनहेंस। जमींदारी सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट में एक बार फिक्स हो, इसमें क्या है, गवर्नमेंट जब चाहे उसको इंक्रीज कर सकती है। तीसरा, रैयत को तभी रियल रेवेन्यू क्लेम करना है जब डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर उसकी फसल किसी कारणों से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो भी उसको अब इसको देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन आंसर ए बी सी। क्वेश्चन क्या है, रैयत जो ओनरशिप है, द ओनरशिप ऑफ लैंड वेयर निगेटेड बाय 3 फैक्टर्स। द रैयत का राइट ऑफ ओनरशिप लैंड में नहीं है, कैसे निगेट किया? ए, लैंड रेवेन्यू एक्सॉर्बिटेंट थी, रैयत के पास कुछ नहीं बच रहा था। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट के पास राइट था टू इनहेंस द लैंड रेवेन्यू। सी, रैयत को तभी पैसा पे करना होगा जब उसकी फसल डिस्ट्रॉय है। अगर तीनों पे आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक ही आंसर करना है तो आप आंसर क्या करोगे? रैयत राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड हैज बीन निगेटेड, व्हाई? आंसर ए, लैंड रेवेन्यू वाज एक्सॉर्बिटेंट। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट रिटेन द राइट टू एनहांस द लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन सी, रैयत हैड टू पे इवन व्हेन द produce failed. If you answer only one, what will answer? You see the question both way.
If you have to answer only one, what do you answer? Tell me. Why answer C? The supporter, there's two answer I'm getting, answer B and answer C. What's the opinion of the supporter of answer B and C? Write it. Why answer B and why answer C? Nobody is typing answer A. People are typing answer B and answer C. Why answer A? देखिए आप कीवर्ड देखिए, चलिए लेट्स सी द कीवर्ड्स. आंसर ए में एग्जॉर्बिटेंट, आंसर में रिटेन द राइट टू एनहांस, आंसर सी में हैड टू पे रेवेन्यू. तीन शब्द हैं आपको. The three word. In the first word, the exorbitant land revenue they are asking. Second, they have the right to enhance the land revenue. Third, had to pay land revenue even the produce failed. Now go the question. Ownership of land. आकाश आंसर बोल रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू फेल हो जाए तो भी पे कर रहा है. B is correct because their aim is to just collect revenue as much as possible. Or anyone else? Answer B is right. अब आप तीनों को फिर देखिए. आंसर बी इज राइट. वाई? रिटेन द राइट टू एनहेंस. सवाल क्या है? ओनरशिप. Ownership of land is the crucial point above. If you see A and B and C, retain the right to enhance. इस बात का अधिकार कि वह जब चाहे तब वह रेवेन्यू बढ़ा दे. तो ओनरशिप किससे सब ज्यादा डिस्क्राइब हो रही है? नाउ आफ्टर सीइंग these two words, just think again कि how ownership is being described more. Tell me, how ownership is being described more? Got it? ओनरशिप ज्यादा डिस्क्राइब कैसे हो रही है? जस्ट सी इट. ओनरशिप ज्यादा डिस्क्राइब कब हो रही है? जब आपके पास राइट है लैंड रेवेन्यू को एनहेंस करने का. दिस एस्पेक्ट इज मोर डिस्क्राइबिंग द ओनरशिप. हाउ द लैंड रेवेन्यू कैलकुलेटेड. जो ये सिस्टम था, इस सिस्टम में गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किया रेंट्स को अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी एंड नेचर. देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. परमानेंट सेटलमेंट में इशू नहीं है, इसमें इशू है फर्टिलिटी, नेचर ऑफ द सॉइल. इसके एवरेज पर उन्होंने एसरटेन किया, इसको फिर मनी पार्ट में कन्वर्ट किया, इसमें डिडक्ट कर दिया जो एवरेज एनुअल कॉस्ट एंड नेट इनकम वाज एसरटेन. अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें परमानेंट सेटलमेंट से, इसमें से थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक आपको दिख रहा है कि उन्होंने फर्टिलिटी को देखा, नेचर ऑफ सॉइल देखा, क्रॉप्स को देखा, इसके आधार पर एवरेज प्रोडक्शन निकाला, इसका ए सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स का निकाला. इसमें क्या क्या माइनस किया? क्या माइनस किया? कल्टीवेशन कॉस्ट को माइनस किया. कल्टीवेशन कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो फिगर आती है नेट वैल्यू, यह नेट वैल्यू की. इस नेट वैल्यू के आधार पर उन्होंने टैक्स को कैलकुलेट किया. गॉट इट?
अब इस नेट वैल्यू का जो हाफ है उसको उन्होंने फिक्स किया मिनिमम एज ए मैक्सिमम। अब हम देखते हैं जो रैयतवारी सेटलमेंट के फीचर्स क्या क्या थे। पहली बात क्या थी, जो बहुत बड़ा डिफेक्ट इस सिस्टम का क्या था कि जो जब तक रैयत रेवेन्यू पे कर रहा है वह लैंड का ओनर है, मास्टर है। जैसे ही उसने पे करने में अपनी विफलता दिखाई, गवर्नमेंट लैंड को ले लेगा और अपने पास कर लेगा। अब जो असेसमेंट का जो हाई रेट था फिक्स किया गवर्नमेंट ने, इससे क्या हो रहा था, यह कल्टीवेटर बहुत दिक्कत हो रहा था। अब जो इंडिविजुअल जो पेजेंट्स था वो सफर कर रहा था, वो ऑपरेस फील कर रहा था। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर्स, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार का आतंक था। अब एक सवाल फिर बनाइए, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार का आतंक था, यहां पर किसका है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर का है। तो जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स था उसका जो असेसमेंट था उसको करने के बाद जो गवर्नमेंट 55% प्रोड्यूस का ले लेती थी। अब जो इस सिस्टम का जो मेजरमेंट था वो फॉल्टी था, मेजरमेंट फॉल्टी था, एस्टिमेशन रॉन्ग था प्रोड्यूस का, और रेवेन्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि असेसमेंट किया गया वो फॉल्टी था, एस्टिमेशन रॉन्ग था, और रेवेन्यू बहुत ज्यादा था। और इस सिस्टम में इंस्टेड ऑफ जमींदार पीजेंट बिकेम प्रोप्राइटर, उसमें जमींदार थे, लेकिन यह जो राइट था वह उनकी हालात को सुधारने में फेल रहा। क्यों, एक्सेसिव रेट ऑफ रेवेन्यू, जिसके कारण एग्रीकल्चर हो गया अनरिम्यूनरेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट इशू, एग्रीकल्चर को इसने अनरिम्यूनरेटिव कर दिया। और जो मेथड था रेवेन्यू कलेक्शन का इतना रिजिड था, इतना हार्श था कि जो ये पीजेंट्स थे ये मनी लेंडर्स के हाथ में चले गए, और एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया मनी लेंडर्स और कल्टीवेटर्स के बीच में, और मनी लेंडर्स के हाथ में पीजेंट्स का जो फ्यूचर है चला गया। अब जो परमानेंट सेटलमेंट था, अगर हम इसको कंपेयर कर देखें तो जमींदारी सिस्टम जो था उसने रिवोल्यूशनाइज किया रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स के बीच में। जो रैयतवारी सिस्टम था इसने रिवोल्यूशनाइज किया रिलेशन बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। जस्ट सी, लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, ये सवाल फिल्म्स में आज नहीं तो कल आएगा, 100% आएगा, 100% सवाल आएगा। ये 2023 में आवे, 22 में आवे, 25 में आवे, 27 में आवे, इस सवाल को आना ही आना है कि जमींदारी सिस्टम ने रिवोल्यूशनाइज किया रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स को, और रैयतवारी सिस्टम ने रिवोल्यूशनाइज किया रिलेशन बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। इससे क्या हुआ, एक अनदर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, एक्सप्लॉइटिंग एलिमेंट इन द रूरल सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ द सिस्टम, रैयतवारी एंड जमींदारी, both the system has started the exploiting elements in the rural society. One, landlord between tenants and the creditors and debtors. Who are the creditors debtors? जो साहूकार हुआ करते थे उस एरिया में। जो रैयतवारी का प्राइमरी एम क्या था, रेगुलर कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। जो और एम्यूरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द रेट, पहला सिस्टम तो रियलाइज हुआ, लेकिन दूसरा नहीं हुआ। जो एम्यूरेशन था कंडीशंस ऑफ द रैयत। सी द सेकंड एस्पेक्ट, जो दो आपके पास जो मापदंड थे, आप इस लाइन को लिखिए, इस लाइन को आप लिखिए, लिखिए इस लाइन को। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसको हम हिंदी में कहने की कोशिश करें कि रैयतवारी सिस्टम का जो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था वह में पहला था रेगुलर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का नियमित संग्रहण।
एम्यूलरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द रैयत, रैयत के हालात में सुधार। तो एक क्या हो गया, राजस्व का नियमित संग्रहण, दूसरा क्या हो गया, रैयत के हालात में सुधार। जो पहला मुद्दा था वह तो प्राप्त हुआ, जो पहला लक्ष्य था वह प्राप्त हुआ, लेकिन जो दूसरा लक्ष्य था वह संपूर्ण नहीं हो सका। क्लियर हो गया? इट्स क्लियर? अब यह कहा गया कि रैयत could not be ejected so long as they paid the rent, लेकिन असेसमेंट इतना हाई था कि पेमेंट आसान नहीं था। तो आफ्टर 1855 असेसमेंट जो फिक्स किया गया वह रेवेन्यू ऑफिशियल्स के डिस्क्रिप्शन पे था, इसलिए पीजेंट के पास कोई रास्ता नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि रेंट क्या फिक्स होगा, और कोई सिक्योरिटी नहीं थी अगेंस्ट एनहेंसमेंट ऑफ द रेंट, और कोई ऐसा एडिक्वेट मोटिव नहीं था कि किस तरह से वह इंप्रूवमेंट लैंड से कर सके। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, अब ये सवाल से फिर निकालिए क्वेश्चन अगेन, कहां से निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, यहां से निकालिए सवाल। और एग्रीकल्चरल इंडेटनेस इंक्रीज हो गया, और इन वेरियस फैक्टर्स के कारण एग्रीकल्चरल डिप्रेशन हुआ और लैंड बिकेम अनप्रॉफिटेबल, एग्रीकल्चर अनरिम्यूनरेटिव। और ये कितने भाग में हुआ था? वह 19% में था, यह था 52% पे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आई विल टेक द महालवारी टुमारो। Ritik, stop the recording.